संविधान में सुप्रीम कोर्ट हमने शुरू किया था और सुप्रीम कोर्ट में ये बताया जा रहा था, ये मेंस में क्वेश्चन आ भी चुका है आपका ला में, कि उन प्रावधानों का उल्लेख करिए जहां से ये निष्कर्षित होता है कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। 7-8 आधार हमने पिछले लेक्चर में बताए थे। जो नए लोग हैं भाई, आपका लिखवाते समय बता दिया जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ा जाए। 2-3 आधार और बचे थे। वह आधार ये बचे हैं कि आपका जब संसद में कार्यवाही हो रही है तो किसी न्यायाधीश के आचरण पर या किसी न्यायाधीश के बारे में सदन में चर्चा नहीं हो। यानी कि यहाँ भी स्वतंत्रता है कि न्यायाधीश जो भी आचरण दर्शाए उसकी सदन में चर्चा प्रतिबंधित है, जब तक कि न्यायाधीश पर उसके पद से हटाने का विचार प्रस्तावित न हो। यानी कि अब यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि कब संसद या पार्लियामेंट किसी न्यायाधीश के कंडक्ट पर विचार या चर्चा कर सकती है, तो जब उस न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव उस सदन में हो, ऐसे नहीं। और न्यायपालिका को भी रोका गया है कि न्यायपालिका जो संसद में कार्यवाही होती है उस पर विचार नहीं करेगी, उस पर कुछ नहीं करेगी। यानी कि दोनों, यानी कि विधायिका और न्यायपालिका अपनी अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र है, एक दूसरे में हस्तक्षेप न। एक उदाहरण एक दो हम बताते हैं आपका, जैसे कि अगर संसद के अंदर घूस लिया और दिया जाता है तो न्यायपालिका के बस की बात नहीं है कि ऐसे करप्शन वालों को दंडित कर सके। ले दूसरा उदाहरण देखिए, यदि न्यायालय में एक सांसद ने दूसरे सांसद का मानहानि किया तो संसद में, तो न्यायपालिका में यानी कि उसके लिए कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। अब यही पूछा जाता है, जो बात में संसद में वो बोला, जैसे ही संसद से कहाँ आया बाहर और बातें बाहर रिपीट कर दिया, तो संसद को कोई सांसद सदस्य को कोई विशेषाधिकार नहीं है, उस पर मानहानि का मुकदमा किया जा सकता है। यानी कि एक बार संसद के अंदर बोला, उसे बचाओ, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, भले अध्यक्ष या सभापति कार्रवाई कर दें, निलंबित कर दें, बर्खास्त कर, उनकी सदस्यता समाप्त कर दें, लेकिन न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं। और वही बात बाहर आकर क्या करते हैं, मीडिया के सामने रिपीट, सब बचाव नहीं। यानी कि कब बचाव है, जब सदन के अंदर बोले हैं कि बाहर अंदर, ये बताया जाएगा आगे। इसके बाद आपका जो संरक्षण न्यायिक स्वतंत्रता की बात, अभी 3 एंगल और बचे हैं। पहला एंगल ये है कि कानून अंग्रेज बनाकर चले गए, न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1850। यानी कि जब अंग्रेज आए, न्यायाधीशों की नियुक्ति अंग्रेजों ने शुरू की, तो आपका 1850 ईस्वी में ही अंग्रेज कानून बनाकर चले गए। वो कानून का नाम है न्यायिक संरक्षण न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1850, जिसके तहत न्यायाधीशों को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने से प्रतिबंधित किया गया है। यानी कि यदि न्यायाधीश कोई निर्णय, डिक्री, आदेश पारित किया और उसमें गलती हो गई तो इसके लिए न्यायाधीश जिम्मेदार नहीं। अब आपका अनुच्छेद 50 की एक लाइन देखना है। अनुच्छेद 50 ये बताता है संविधान का कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह निचले स्तर से ही कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करे। यहाँ भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता है क्योंकि वह कार्यपालिका से क्या है, अलग है। यानी कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वह न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या करे, अलग।
और ये किस अनुच्छेद में है, तो आपका यह अनुच्छेद जो है वह 50 पूछा गया एक बार। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत थोड़ा बहुत समाहित है, इस अलग अलग किया है। अंत में आपका दांडिक मामलों में अंत में देखा है। जहाँ तक आपराधिक विधि की बात है, क्रिमिनल मामलों में न्यायाधीशों को शुद्ध रूप से बचाव आईपीसी की धारा 77 देती है। यानी कि यदि कोई न्यायाधीश आपराधिक निर्णय कोई दिया, डिक्री दिया, आदेश पारित किया, किसी को दंडित किया और अगर अपनी अधिकारिता के अंदर हैं तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। यानी कि न्यायाधीशों को क्या प्रदान किया गया है, संरक्षण। इस धारा में आईपीसी के 77 और जो व्यक्ति न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के निर्णय को लागू कराते हैं उनको भी प्रोटेक्शन दिया गया है। बस एक धारा आईपीसी में आगे बढ़ जाना है, जल्लाद वाली कौन सी 78 को 77 न्यायिक कार्य पूछा जाता है कि न्यायिक कार्य को आईपीसी की किस धारा में प्रोटेक्शन दिया गया है। जुडिशियल वर्क तो सेक्शन गलत कर देते हैं लोग, 77 और कार्यपालकीय कार्य को 78। एक उदाहरण हम लास्ट में बनाते हैं। एक न्यायाधीश एक अभियुक्त को मृत्यु दंड देता है। क्या न्यायाधीश ने कोई अपराध किया और उसके खिलाफ अगर मुकदमा भी चलता है तो न्यायाधीश ने कोई अपराध नहीं किया और आईपीसी की धारा कौन सी उसे बचाव देती है, आपका 77। लेकिन न्यायिक कार्य के दौरान अगर अपनी पत्नी को मारता है तब नहीं, अपने बाप को छोड़ देता है तब नहीं। यानी कि अगर न्यायाधीश कोई अपराध करे तब संरक्षण नहीं दिया गया है, ये तो न्यायिक कार्य में दिया गया निर्णय निक्रिया। अब ये नहीं कि अभी आपका कई मजिस्ट्रेटों का आया, हरियाणा में आया, यहाँ भी आया कि अपनी पत्नी को ही मार दिए और दूसरे कहानी गढ़ दिए कि ऐसे मरी, बाद में पकड़े गए, तो भाई उसमें बचाव नहीं। यानी कि एक न्यायाधीश एक कैदी को मृत्यु दंड देता है, आपका 77 में बचाव होगा। आइए और इसके बाद आपका इधर आ जाइए। और इसके बाद अगर न्यायाधीश के निर्णय का पालन करते हुए जल्लाद कैदी को फांसी पर लटका देता है, जैसे निर्भया कांड के दोषियों को पवन जल्लाद ने फांसी पर लटका दिया, तो जल्लाद ने भी कोई अपराध नहीं किया और जल्लाद धारा 78 के तहत बचाव का हकदार हो। यानी कि न्यायाधीशों को तमाम संरक्षण दिए गए, लिखवाए जाएंगे, आपका ये लिखवाया जाएगा भाई क्वेश्चन मेंस के लिए भी। इस प्रकार 10-12 कम से कम आधार आप लिखेंगे जहाँ की ये दर्शित हो कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र और क्या है, ये भी 2-3 लिखना पड़ेगा। आइए आगे देखा जाए। अब न्यायपालिका का इतिहास, अभी अनुच्छेद शुरू नहीं हुआ, अब न्यायपालिका का इतिहास देखना है। यहाँ से भी आपका देश में भी क्वेश्चन बना है, बिहार में भी। देखिए भाई, आपका न्यायपालिका का इतिहास जब भी आप देखेंगे, प्राचीन काल हल्का सा हम देखेंगे, फिर आपका मध्यकाल हम देखेंगे, फिर आपका अंग्रेजों का काल देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और फिर हम 26 जनवरी 1950 के बाद का काल देखेंगे और एक डेट जरूर याद रखिए, 28 जनवरी 1950, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हमारी स्थापना इस तारीख को होती है। ये डेट बिहार भी पूछ सकता है, 2-3 बार उत्तराखंड पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस तारीख को हुई, तो डेट याद रखिए किस तारीख को, 28 जनवरी 1950। आइए भाई, प्राचीन काल से हम उठाते हैं, कह करके समझने का प्रयास करिए। एक क्वेश्चन निश्चित आपका प्री में बनेगा। अब किस मॉडल से बना, किस मॉडल से नहीं, वो अलग बात है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ बनता है और सभी मॉडल इतिहास में आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए भाई,
जहाँ तक प्राचीन काल की बात है, प्राचीन काल में भारत में कह सकते हैं कि जो व्यवस्था न्याय चल रही थी वो धर्म शास्त्रों के अनुसार चल रही थी, यानी कि धर्म ग्रंथों के अनुसार मुख्य रूप से जो राजा होता था वही हेड होता था और धर्म ग्रंथों के अनुसार निर्णय देता, यानी कि धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी। कई विद्वानों ने ये कहा कि विधि सर्वोच्च है, यानी कि जो आपका आवाज और हेलो 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 ये सुनाई दे रहा है यहाँ पे? हेलो भाई बताइएगा क्योंकि आवाज थोड़ा गूंज रही है। हेलो कितना सही। देखिए आपका फिर बताया जाए, कई विद्वानों ने भी ये कहा है कि विधि सर्वोच्च है, चाहे राजा हो या प्रजा। प्राचीन काल में उतना नहीं हमें देखना, बस 2 लाइन देखना है क्या। कई विद्वानों ने ये कहा कि विधि सर्वोच्च है और राजा भी कानून का पालन करने के लिए उतना ही बाध्य है जितनी प्रजा बाध्य है, यानी कि राजा भी विधि से शासित होगा, प्रजा भी विधि से शासित होगा। राजा जो भी कार्य करे धर्म ग्रंथों के अनुसार करे और राजा विधि से ऊपर नहीं, यानी कि रूल ऑफ लॉ का पालन किया जाएगा। वर्तमान में जो सिद्धांत इंग्लैंड के डायसी ने दिया विधि का शासन का, कि विधि सर्वोच्च होती है, ये भारत में प्राचीन काल से ही था और प्राचीन काल में ये माना जाता है। अब आया भारत में मध्यकाल। मध्यकाल में समस्या उत्पन्न हुई आपका। मध्यकाल में कैसे शासन चलाया जाए, किन नियमों से चलाया जाए। मुस्लिमों का काल आया और मुस्लिम अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार ज्यादातर शासन चलाने लगे और आपका कह सकते हैं कि न्याय व्यवस्था संचालित करने लगे। जब मुस्लिमों का शासन आया तो मुख्य रूप से काजी की नियुक्ति हुई। काजी मतलब न्यायाधीश, याद रखिएगा। काजी मतलब क्या? जो मुस्लिम धर्म में काजी साहब है, काजी साहब का मतलब ये हुआ कि न्यायाधीश, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मध्यकाल में मुस्लिम शासकों ने मुस्लिम धर्म के अनुसार न्याय करने के लिए काजी की नियुक्ति शुरू कर दी। अब समस्या बने, आपका मुस्लिम धर्म के अनुसार भारत में शासन ज़्यादातर चलने लगा। कई लोग कई कर भी लगाए, आपका कह सकते हैं, और तमाम बातें उतना में ध्यान नहीं देता है। तत्पश्चात भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात अंग्रेजों ने ये सोचा कि अब भारतीयों को अंग्रेजी रूप में रंगा जाए, यानी कि रंगा सियार बनाया जाए, और रंगा सियार बनाया भी गया। कई भारतीयों को ट्रेनिंग दी गई कि आप हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन और भाषा कहाँ की सीख लिए, इंग्लैंड की, और ब्रेन वॉश किया गया। और वास्तव में वो लोग सदैव अंग्रेजों का साथ दिए, इसमें कोई शक नहीं जाता। और हाव भाव, चाल चलन समझने की अंग्रेजियत में क्या कर दिया गया, रख दिया। और आज भी कहाँ छोड़ रही है पीछा अंग्रेजी, देख ही रहे हैं। जो अंग्रेज लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू करके चला गया, आज भी हम उसी पद्धति पर जिंदा है। तो आगे देखिए, इसमें अंग्रेजों के काल से ही क्वेश्चन बनना शुरू होता है और यहीं से आपका इतिहास देखना है। देखिए, जब अंग्रेजों का काल आया तो सबसे पहले जो सन देखना है वो आपका 1773 और 1774 देखना है। 1773 का चार्टर एक्ट आया। कई लोग भाई चार्टर मतलब विलेख और एक्ट मतलब कानून, यानी कि ऐसा विलेख, ऐसा दस्तावेज जिससे कानून का निर्माण किया जाए।
इसी को हम क्या कहते हैं, चार्टर विलेख। तो 1773 का चार्टर विलेख आया और उस चार्टर विलेख में ये प्रावधान था कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए। फिर एक बार समझिए, 1773 के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान था कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाए। तत्पश्चात इस चार्टर एक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, लागू करने के लिए 1774 ईस्वी में कलकत्ता में आपका कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा जाता है, गलत न हो, लॉर्ड इम्पे, एलिजा इम्पे, नाम याद रखिएगा क्या, एलिजा इम्पे ही पूछा जाता है, इम्पे, गलत ना हो ये, एलिजा इम्पे को बनाया गया। अब 3 क्वेश्चन यहाँ से उत्पन्न होता है, तीनों का मॉडल बना लिया। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत हुई? तो 1773। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम किस सन में हुआ? तो 1774। कहाँ हुआ? कलकत्ते में। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? लॉर्ड एलिजा इम्पे। 4 क्वेश्चन बन गया। चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। अंग्रेज और कब्जा करते रहे, भारत में और क्षेत्रों में विस्तार करते रहे। अब आता है 1862। डायरेक्ट कहाँ जाना है? 1862। 1862 आपका देखना है। फिर 1866 और बिहार के लिए 1916। 3 सन देखना और यहाँ से क्वेश्चन बना भी है, इसमें शक नहीं है। आइए पहले 3 सन को निकाला जाए। 1862 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा उच्चतम न्यायालय जो कलकत्ता में था उसको समाप्त किया, यानी कि उच्चतम न्यायालय को क्या किया गया? और भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई और उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया। अब यही क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालयों की स्थापना किस सन में की गई? किस सन में? 1862। फिर याद रखिए, उच्च सुप्रीम कोर्ट समाप्त हो गया कलकत्ते वाला। अब कहाँ हम आ रहे हैं? हाई कोर्ट। भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना सर्वप्रथम किस सन में की गई? गलत न हो, 1862। फिर आपका क्वेश्चन बना कि कहाँ कहाँ सबसे पहले उच्च न्यायालय बनाए गए? तो 3 प्रेसिडेंसी नगर, जो आज महानगर कहे जाते हैं, मेट्रोपॉलिटन, उस समय प्रेसिडेंसी होते थे। 3 प्रेसिडेंसी नगरों में की गई, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। एक बार जो क्वेश्चन ये आया, सतर्क रहिए यहाँ से, क्वेश्चन जीएस में आया कि क्रम से बताइए सबसे पहले कहाँ किया गया? मुंबई में कि कलकत्ता में कि मद्रास में? उसके बाद कहाँ? उसके बाद कहाँ? भाई गलत न हो, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई लिखवा जाएगा। कहाँ कहाँ सही? फिर एक बार लिखिए, कलकत्ता, मद्रास और भाई गलत ना हो ये क्वेश्चन, अंडरलाइन इसको कराना है। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई क्रम से। लेकिन किस सन में किया गया है? तीनों। तत्पश्चात आपका अन्य राज्यों में भी ये क्वेश्चन आ चुका है 2-3 बार, गलत ना हो। तत्पश्चात अब अन्य राज्यों में भी उच्च न्यायालय स्थापित किए जाने लगे और इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना देश में पिछली बार आया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना
कब हुई थी? 1866। ये क्वेश्चन आया था। सन इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में की गई? तो क्या मारेंगे? 1866। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ कई लोग अपना पूछते हैं सोशल मीडिया पर भी, तो भाई सोशल मीडिया वाला क्वेश्चन भी हमें बता देना ताकि आप लोग भी जवाब देने लायक होइए। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन है जजों की संख्या में? तो वह इलाहाबाद हाई कोर्ट है। फिर एक बार देखिए, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट। 160 जज हो सकते हैं, यानी कि 160 जज कानूनन यहाँ अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन कभी पूरी संख्या हुई नहीं। हमें लगता है इस समय 110-20 के बीच में होंगे। हाँ, 100 से 110 के आसपास। 160 से उसमें से 3, 4 भी 5 रिटायर्ड हो गए। हाँ। 104। 107 थे। हाँ। 3 से 4 रिटायर्ड हो गए। मैंने 100 से 110 के बीच में, एक रेट हमें मालूम नहीं है, लेकिन 100 से 100, लेकिन हो कितने सकते हैं? 107। ये तो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन है जजों की संख्या के मामले में? हाई कोर्ट। एक इसकी बेंच है लखनऊ, तो अलग बताया जाएगा, वो हाई कोर्ट चलेगा। 1866। अन्य राज्यों में भी होते रहे, उससे ज्यादा मतलब नहीं है। बस हमें मतलब है क्योंकि बिहार में पूछा गया है क्वेश्चन इंटरव्यू में, तो बिहार से मतलब है कि बिहार उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में हुई? तो कौन सा सन मारेंगे? 1900। बिहार उच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1916 में, और कलकत्ता उच्च न्यायालय को काटकर कहाँ कुछ अंश दिया जाता है? बिहार, उसी से उत्पन्न होता है। अब बाद में अपना भाई स्वतंत्र हो गया, लेकिन कहाँ से काटकर बना था? कलकत्ता। तो बिहार पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में हुआ? हो सकता है भाई जीएस में पूछ ले तो कौन सा सन? 1916। चलता रहा उच्च न्यायालय, चलते रहे। अब आगे आपका नियम पढ़ाया जाए। इसके बाद आपका पढ़ना है 1935, 1937 पढ़ना है, और इसके बाद आपका 28 जनवरी 1950 पढ़ना है। देखिए भाई, इस बीच में आप देखिए, इसके आगे थोड़ा इतिहास को बढ़ाए। उच्च न्यायालय चलते रहे, माने उच्च न्यायालय धीरे धीरे और बढ़ते रहे। अब ये हुआ कि 1935 का भारत शासन अधिनियम, यानी कि 1935 में भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए बनाया गया, जो भारत का संविधान कहा जाता है। कि अंग्रेजी काल में 1935 के बाद और 26 जनवरी 1950 के पहले जो हमारे यहाँ शासन चलाया जाता था, वह किस कानून के अनुसार चलाया जाता था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। आज भी भारत में जो आप कॉन्स्टिट्यूशन, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुआ, अभी तो भूमिका ही चल रही है भाई, समय लगता है संविधान में। तो आईपीसी थोड़ा स्पीड में बढ़ा के खत्म करके दूसरा सब्जेक्ट लगाया जाएगा, संविधान में भाई समय लगेगा। लाख स्पीड हम बढ़ाएं, क्योंकि स्पीड ही बढ़ा देंगे तो मेन क्वेश्चन है गायब हो जाएगा, ये समस्या है। अगर हम स्पीड बढ़ा दें तो छांट के पढ़ाएं तो कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन ही नहीं आएगी। ये समस्या संविधान में विकट है। अतः संविधान चलते रहने दीजिए, और एक सब्जेक्ट थोड़ा स्पीड में आईपीसी पढ़ाकर क्या किया जाए, उसके बाद तो बाएं हाथ का खेल है सीआरपीसी। जितना दिन में कहेंगे उतना दिन में क्या किया जाएगा? निपटा दिया जाएगा। वो तो बाएं हाथ का खेल जो कहा जाता है, लेकिन इसी में थोड़ा समय लगता है। देखिए इसको आपका, अब 1935 के भारत शासन अधिनियम से भारतीय संविधान में 75% प्रावधान लिए गए। एक तरह से हम देखें तो जो अंग्रेज बनाकर चले गए उसी का हमने क्या कर दिया? अनुसरण। नया क्या बनाया भाई? 75% इधर उधर, मैंने 75% वही है, 25% केवल आपका नया बना। तो इसीलिए कहा जाता है कि सिद्ध करिए कि भारत का संविधान उधार का संविधान। उधार का बात है, वो आगे बताया जाएगा भाई।
अब आइए 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया उसमें एक व्यवस्था ये की गई कि पूरे भारत के लिए एक एपेक्स कोर्ट बनेगा, एक बड़ा न्यायालय बनेगा जो पूरे भारत के लिए हो, क्योंकि उच्च न्यायालय राज्यों में थे और उस न्यायालय का नाम दिया गया फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट का मतलब हुआ संघीय न्यायालय। क्या नाम दिया गया? संघीय। 1937 ईस्वी में दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना की। याद रखिए कब की गई? 1937 ईस्वी में पूछा जा चुका है। 1937 ईस्वी में दिल्ली में फेडरल कोर्ट या हिंदी में संघीय न्यायालय की स्थापना की। अब यहाँ आपका देखिए हल्का सा मुझे भी मिस्टेक हो रहा है। मुख्य न्यायाधीश अभी टीजीटी में पूछा गया था कि जब 1937 में स्थापित किया गया फेडरल कोर्ट, इसलिए उसका नाम थोड़ा उल्टा है, हमें भूल जाता है बार बार। जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया इसका देख लेते हैं भाई, नहीं वो तो कल बता देंगे। अब बार भी नहीं दिख पा रहा है, देखिए सुधार नाम इसका अध्यक्ष का नाम हम बता देंगे, लेकिन अब आगे बढ़ा। 1937 ईस्वी में फेडरल कोर्ट दिल्ली में स्थापित हो गया, चलने लगा। फेडरल कोर्ट के बाद हम आज़ाद हो गए। 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए। अब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। संविधान कब लागू कर दिया? तो अब देखिए 3 डेट यहाँ याद रखिएगा, तब 28 पर आएंगे। एक 26 नवंबर 1949 की डेट याद रखिए, फिर अभी पीसीएस में बना था और एलएलएम में भी आया था। 24 जनवरी 1950 और फिर तीसरा डेट 26 जनवरी 1950 और चौथा डेट 28 जनवरी 1950। चारों डेट एक साथ याद रखिएगा कंपटीशन के। अभी एलएलएम प्रवेश परीक्षा में भी पूछा गया था, पीसीएस में भी ये डेट पूछी गई थी, लोअर में भी। देखिए 4 डेट मैं बता रहा हूँ, डेट को अच्छे से तैयार रखना है। 26 जनवरी 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। ये निर्माण की तिथि होती है, बनने की तिथि, और ये स्पष्ट रूप से बताया गया है हमारे संविधान के प्रियम्बल। जाकर अगर प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रियम्बल एक बार पढ़ेंगे तो सबसे नीचे देखिएगा एक डेट दी गई है, कौन सा? 26 नवंबर 1950। ये निर्माण की तिथि। अब पीसीएस और एलएलएम में अब बना था कि संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से इस तारीख को हस्ताक्षर किया। तो संविधान सभा के 284 सदस्यों ने, सदस्य भी याद रखना कितना, 284 सदस्यों ने इस तारीख को साइन किया अंतिम रूप से संविधान सभा पर। यही क्वेश्चन आजकल बन रहा है। 24 जनवरी 1950 और एक दिन के ट्रांजैक्शन पीरियड, संक्रमण काल, यानी एक दिन के आराम के बाद, मंचौरा के बाद करिए आपका 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू। अब यही क्वेश्चन गलत होता है। अब देखिए यहाँ थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन समझिए। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। अब एक आपका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अब तक स्थापना नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को, यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, इसके पहले फेडरल कोर्ट था, और हमारा सुप्रीम कोर्ट किस तारीख से काम करना शुरू कर दिया? 28 जनवरी 1950। यानी कि यही क्वेश्चन लोग गलत करके आते हैं, 26 जनवरी मारते हैं,
लेकिन 26 नहीं, कौन सा डेट? 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। सर फेडरल कोर्ट के सर मॉरिस गॉड है। हाँ, सर मॉरिस गॉड फेडरल कोर्ट के फर्स्ट टाइम जज। चलिए हम कल बताएंगे भाई, पूरा जज बताना पड़ेगा, 3-4 जो मुख्य न्यायाधीश। हाँ, कल हम बता देंगे। देखिए आगे भाई, आपका पूरा बता देंगे। अब अगला यहाँ कंसेप्ट एक और न्यायपालिका के लिए बनाना है। इतना आसान नहीं है न्यायपालिका, देखिए रहे कि पूरा संविधान कवर किए। दूसरा कंसेप्ट आपका यहाँ से शुरू किया जाए। देखिए भाई ध्यान से, यहाँ से अब 28 जनवरी 1950 के पहले भारत के लिए कौन कौन न्यायालय विद्यमान थे, ये पहले गौर करें। एक लोअर कोर्ट थे, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय जो जिलों में थे। इसके बाद आपका राज्यों में क्या थे? हाई कोर्ट। और भारत संघ स्तर पर क्या हमारा बना? अंग्रेज बनाकर चले गए फेडरल कोर्ट। फेडरल याद रखिए, राज्यों में उच्च न्यायालय विद्यमान थे और संघ स्तर संघीय न्यायालय। जब हम आजाद हुए, हमारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अब ये आपको समझना है कि आखिर जो उच्च न्यायालय निर्णय देते थे और जो भारत का फेडरल कोर्ट, अभी उच्चतम न्यायालय फेडरल कोर्ट निर्णय देता था, उसकी अपील कहाँ होती? तो एक इंग्लैंड में न्यायालय था प्रीवी काउंसिल, या शॉर्टकट में पीसी कहा जाता है, प्रीवी काउंसिल। हाई कोर्ट और फेडरल कोर्ट के निर्णय की अपील आप कर सकते थे कहाँ? इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में। इंटरव्यू में क्वेश्चन बना है और प्रीवी काउंसिल के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा जाकर 2-4 मिनट जानना होगा। अब प्रीवी काउंसिल क्या थी? देखिए क्वेश्चन का मॉडल, न्यायालय थी, न्यायालय नहीं थी, सलाहकारी परिषद थी, इनमें से कोई। तो प्रीवी काउंसिल न्यायालय नहीं थी, एक एडवाइजरी काउंसिल थी, सलाहकारी परिषद। तो आखिर ये किसको सलाह देती थी? तो अगला क्वेश्चन आया, इंग्लैंड के सम्राट को देती थी। तो किन मामलों में सलाह देती थी? जो मामले इंग्लैंड के उपनिवेशों के न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय के अपील सम्राट के पास होती थी, उन मामलों में प्रीवी काउंसिल सम्राट को सलाह देती थी। फिर एक बार याद, अर्थात भारत में जो उच्च न्यायालय और फेडरल कोर्ट निर्णय देते थे, उसकी अपील इंग्लैंड में की जा सकती थी। किसके यहाँ? सम्राट के यहाँ। और उस अपील में सम्राट क्या निर्णय दे? सम्राट तो सुनेगा नहीं, सम्राट क्या निर्णय दे, इसके लिए एक काउंसिल बनी थी, परिषद बनी थी, और उसका क्या नाम था? प्रीवी काउंसिल, या शॉर्टकट में पीसी। अब देखिए आगे इसको इतिहास पढ़ाया जाए। अगला क्वेश्चन आपका इंटरव्यू का है कि किस न्यायालय, कौन सा न्यायालय अल्पमत का निर्णय नहीं देता था? क्योंकि प्रीवी काउंसिल एक सलाहकारी परिषद थी जो इंग्लैंड के सम्राट को उपनिवेशिक मामलों में सलाह देती थी कि क्या निर्णय दिया जाए। अतः सलाहकारी परिषद होने के कारण प्रीवी काउंसिल के जजों का जो बहुमत का निर्णय होता था वह प्रकाशित होता था, और अल्पमत का निर्णय कहीं प्रकाशित। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं ना कि 3-2 से निर्णय आया, यानी कि 3 पक्ष में और 2 विपक्ष। तो प्रीवी काउंसिल में 3 का निर्णय प्रकाशित होता था और ये विपक्ष में होते थे, इनका प्रकाशित नहीं होता था। क्यों? क्योंकि प्रीवी काउंसिल न्यायालय नहीं थी, क्या थी? आपका एडवाइजरी था। ये सतर्क रहना है। अब भारत में इसको जोड़िए, अनुच्छेद 145 ये स्पष्ट बताता है वर्तमान में
कि भारत में उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने अल्पमत में निर्णय दे सकता है। उसके निर्णय लिखे जाएंगे, प्रकाशित होंगे, लेकिन किसमें माने जाएंगे? अल्पमत। जैसे कि आपका ट्रिपल तलाक का मामला आया, 3-2 से निर्णय हुआ, यानी कि 3 लोग ट्रिपल तलाक को अवैध माने, लेकिन 2 लोग अवैध, क्योंकि 3 भाई बहुमत था, 3 की ओर से फैसला आ गया। तो इस प्रकार आपका अब समस्या आगे देखिए, इसको बढ़ाया जाए। अब ये था कि भाई यहाँ से अपील प्रीवी काउंसिल को होती थी, तो ऐसी दशा में जब 28 जनवरी 1950 को हमने अपना उच्चतम न्यायालय स्थापित ही कर दिया, तो अब प्रीवी काउंसिल का काम क्या है? तो भारत ने इंग्लैंड की संसद ने, ध्यान समझिए, इंग्लैंड की संसद ने 1949 ईस्वी में प्रीवी काउंसिल उत्साधन अधिकारिता अधिनियम, एबोलिशन कहा जाता है, प्रीवी काउंसिल एबोलिशन जुरिडिक्शन एक्ट, यानी कि प्रीवी काउंसिल अधिकारिता उत्साधन मैंने समाप्त करना, उत्साधन अधिनियम 1949 इंग्लैंड की संसद द्वारा पारित किया गया। और जो भारत से अपील कहाँ जाती थी इंग्लैंड में, उसको नियम को समाप्त कर दिया गया, यानी कि प्रीवी काउंसिल की अधिकारिता को हमने समाप्त नहीं किया, ये इंग्लैंड की संसद ने ही समाप्त कर दिया कि भारत से जो अपील होगी वह अब प्रीवी काउंसिल नहीं आएगी। भाई जाएगी कहाँ? सबसे बड़ा अपील न्यायालय कौन है इस समय? सुप्रीम। बताया जाएगा भारत, अभी आपका क्वेश्चन यहाँ भी बना है। अब ये अपीलें कहाँ जाएंगी? हमारे उच्चतम न्यायालय। अब प्रीवी काउंसिल न पहुँचाती है। अब एक समस्या आगे बढ़ाया जाए, जो टेक्निकल समस्या है कि प्रीवी काउंसिल जो निर्णय दे चुका है उसकी क्या वैधता है वर्तमान, यानी कि जो पहले प्रीवी काउंसिल निर्णय दे चुका है उसके क्या महत्व है भारत में? तो आज भी भारत में महत्व है। और आप लोग तमाम कॉन्ट्रैक्ट में, आईपीसी में, जैसे कि आपका 2-3 केस तो पहले बताया जाए, जैसे कि आईपीसी में पढ़ते हैं आर बनाम गोविंदा, बॉम्बे हाई कोर्ट का, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट में मोहरी बीबी प्रीवी काउंसिल का, आईपीसी में पारेन कुमार घोष का केस पढ़ेंगे 34 में, महबूब शाह का पढ़ेंगे, इसमें कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में अंतर बताया गया, यानी कि सामान्य आशय और समान आशय में सर्वप्रथम अंतर महबूब शाह के केस में बताया गया। तो ये केस कहाँ से निर्णय आए हैं? प्रीवी काउंसिल। तो वर्तमान में इनका क्या महत्व है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है, अच्छे समझिए। प्रीवी काउंसिल के जो निर्णय आए वे सिद्धांत आज भी भारत में लागू, लेकिन जब तक कि सुप्रीम कोर्ट प्रीवी काउंसिल के निर्णयों के विरुद्ध निर्णय न दे दे, तब तक प्रीवी काउंसिल के निर्णय पूर्व निर्णय के रूप में मान्य है, यानी कि प्रीवी काउंसिल के निर्णय को उलटने से डिसाइड करने या उसके विपरीत निर्णय देने का अधिकार हाई कोर्टों को नहीं है, केवल किसको है? सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय, यही आपका इंटरव्यू का अच्छा क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय प्रीवी काउंसिल के निर्णय को सेट एसाइड, यानी कि अपास करने की शक्ति नहीं रखती। अब ये पूछा जाता है कि उच्च न्यायालयों की शक्तियों पर रोक लगाई गई है, यानी कि अगर जो महबूब शाह, पारेन कुमार घोष, मोहरी बीबी में जो निर्णय आ गया, सिद्धांत आ गया, उसको हमारे उच्च न्यायालयों को पलटने की ताकत नहीं। लेकिन कौन पलट सकता है? सुप्रीम। केवल सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है, हाई कोर्ट नहीं। अगला इंटरव्यू में पूछा जाता है
आखिर उच्च न्यायालय क्यों नहीं सेटिस्फाइड कर सकते प्रीवी काउंसिल का निर्णय? तो आपको बताना पड़ेगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालयों पर रोक लगाता है। कौन सा अनुच्छेद? अब कई लोग कहते हैं कि दिखाइए कहाँ दिया गया है, तो वास्तव में एक बात आप पढ़ कर आइएगा, और जब पढ़ कर आएंगे तो वहाँ कहीं नहीं मिलेगा कि प्रीवी काउंसिल का निर्णय उच्च न्यायालय उलट नहीं सकते। अब लोग पूछते हैं कि आप कैसे कह दिए, तो उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। उच्च न्यायालय उस सीमा के अधीन होंगे जिस सीमा के अधीन वह 26 जनवरी 1950 के पहले थे। तो 26 जनवरी 1950 के पहले एक ये सीमा थी कि प्रीवी काउंसिल के निर्णय के विपरीत निर्णय हाई कोर्ट में शक्ति नहीं है कि दे, और उस सीमा से आज भी हाई कोर्ट क्या है? बने। तो कौन सा अनुच्छेद का सहारा लेंगे? तो सब आगे कहानी बढ़ाइए भाई कॉन्सेप्ट में। जब हमारा प्रीवी काउंसिल के अधिकारता समाप्त हो गए, अब भारत स्वतंत्र हो गया। 28 जनवरी 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट भी बनकर तैयार हो गया, काम करना शुरू किया। अब अगला क्वेश्चन देखिए अच्छे से। वर्तमान में अब 28 जनवरी 1950 के पहले जो एपेक्स कोर्ट थे भारत में, वो कौन कौन से थे? अब ये समस्या आई कि भाई फेडरल कोर्ट तो आपका समाप्त हो गया, जो फेडरल न्यायालय था 1935 का ये तो समाप्त हो गया, और इसकी जगह हमारा कौन आ गया? सुप्रीम कोर्ट। अब फेडरल कोर्ट की शक्तियों का क्या होगा, ये समस्या है। तो फेडरल कोर्ट जो अधिकारिता का प्रयोग करता था, अब कौन करेगा? तो फेडरल कोर्ट का उत्तराधिकारी कौन हो गया है? हमारा सुप्रीम। फिर एक बार कॉन्सेप्ट अनुच्छेद भाई बताएं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय फेडरल कोर्ट का उत्तराधिकारी है। ये अपने मन से नहीं बताया जा रहा है, एक इस अनुच्छेद में वर्णित है 105। फेडरल कोर्ट की शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा वर्तमान में? सुप्रीम। अब प्रीवी काउंसिल आ जाएगी। जो अपील प्रीवी काउंसिल में जाती थी, अब अपील वो कहाँ जाएगी प्रीवी काउंसिल में कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम। यानी अपीलीय मामले में प्रीवी काउंसिल का उत्तराधिकारी हमारा कौन हो गया? सुप्रीम। यानी कि फेडरल कोर्ट का भी उत्तराधिकारी है, और किसका उत्तराधिकारी है? प्रीवी काउंसिल में जो अपील जाती थी उसका भी उत्तराधिकारी कौन हो गया? हमारा सुप्रीम। यानी कि वर्तमान में हमारा सुप्रीम कोर्ट किसका उत्तराधिकारी है? फेडरल कोर्ट को अनुच्छेद में मिल जाएगा। कौन सा अनुच्छेद हमने बताया? 135। लेकिन प्रीवी काउंसिल का ये नहीं लिखा है। तो जो अपील है, फिर एक बार देखिए, जो अपीलें प्रीवी काउंसिल जाती थी, अब प्रीवी काउंसिल नहीं जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड की संसद ने ही ये शक्ति प्रीवी काउंसिल से कानून बनाकर क्या कर ली? छीन। तो अब कहाँ अपील जाएगी? सुप्रीम। अब अर्थात वर्तमान में हमारा उच्चतम न्यायालय कैसा कैसा न्यायालय है? अब 4-5 पॉइंट देखिए। छत्तीसगढ़ एपीओ में एक बार बना था क्वेश्चन, वह क्वेश्चन का मॉडल देखिए भाई। भारत का सबसे एपेक्स कोर्ट कौन है? एपेक्स कोर्ट माने सबसे बड़ा न्यायालय, सबसे ऊपर का न्यायालय। फिर आपका सबसे बड़ा अपील न्यायालय कौन सा है? सबसे बड़ा सिविल न्यायालय कौन सा है? सबसे बड़ा क्रिमिनल या दंडिक न्यायालय कौन से हैं? ये पूछ ले। और सबसे बड़ा संविधान का व्याख्याकर्ता या संविधान का निर्वचनकर्ता कौन है? चाहे इसमें से जो भी क्वेश्चन आए, ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में एपेक्स कोर्ट या सबसे बड़ा न्यायालय कौन है भारत में? सुप्रीम।
अगर ये पूछे कि सबसे बड़ा अपील न्यायालय कौन है, सुप्रीम कोर्ट। चाहे सिविल मामला हो, क्रिमिनल मामला हो, प्रशासनिक मामला हो, कोई भी मामला हो, अब प्रीवी काउंसिल नहीं जाना है, हमारा कौन बन गया है, सुप्रीम। सबसे बड़ा सिविल न्यायालय पूछ ले, सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़ा आपराधिक न्यायालय कौन है, सुप्रीम कोर्ट। ये पूछा जा चुका है कि भारत का सबसे बड़ा आपराधिक न्यायालय कौन, क्रिमिनल कोर्ट कौन मारेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट कितना दंड दे सकता है, पूछ ले तो एक लाइन में, विधि द्वारा, ऐसे नहीं बताइएगा कोई भी, विधि द्वारा विहित कोई भी दंड, यानी कि जो कानून में सजाएं दी गई हैं उन सजाओं में से कोई भी सजा हमारा उच्चतम न्यायालय देने का हक रखता। फिर पूछ ले ये हक कहाँ दिया गया है, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि दिखाइए किताब। एक कुछ नियम कायदे भी होते हैं, हर एक चीज किताब में नहीं मिलती। निचले न्यायालयों का जो एपेक्स कोर्ट होता है, निचले न्यायालयों की सारी बातें उसमें क्या रहती हैं, अपने आप समाहित। उसको सीआरपीसी और आईपीसी से गवर्न नहीं होगा, कहाँ से होगा, संविधान से। और ये सारी शक्तियाँ उसमें क्या रहती हैं, समाहित। लेकिन एक लेकिन लगा कर देखना, उच्चतम न्यायालय ऐसा कोई दंड नहीं दे सकता जो उस अपराध के लिए कानून में नहीं दिया गया। इस पर एक उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण निर्भया कांड का हम बताते हैं। निर्भया कांड में जो बालक था, सबसे ज्यादा अत्याचार किया था, 4 तो फांसी पर चढ़ गए, एक पश्चाताप करते करते आत्महत्या कर लिया और बालकपन का बचाव लिया और कहा कि हम अपराध के दिन 18 साल से कम थे, और भाई साबित कर दिया, चाहे फर्जी लाए हो या कुछ लाए हो, कोर्ट में तो साबित कर दिया कि हम 18 से क्या थे, तो जे एक्ट का बचाव लिया। अब उसका अलग मुकदमा चला, 3 साल के लिए सुधार के लिए अधिकतम भेजा जा सकता है, भेजा। 3 साल बाद अगर आवश्यकता हो और सुधार की तो 1 साल एनजीओ यानी कि किसी सामाजिक संगठन के अंडर में रखा जाए। 4 साल बीत गया, अब बालक पर कोई रोक टोक नहीं, तो निर्भया के माता पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। क्या जो ये खतरनाक बालक है, इस बालक को किसी भी तरीके से आप जेल में रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाथ जोड़ लिया, कहा कि मैं भी विधि से बाध्य हूँ, जो कानून में निर्धारित दंड है उससे ज्यादा देने की शक्ति मुझ में है। यानी कि बिना विधि के मैं भी किसी के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता। मैं भी चाहता हूँ कि ये जेल में रहे, लेकिन हमारे पास अफसोस कि हमारे पास ऐसा कानून कोई नहीं है जो 4 साल बाद भी इसे क्या रख सके। तो उसको छोड़ा गया, सरकार पैसा भी देगी, पुनर्वास निधि भी। गांव में कहा गया कि दुकान खोल लो, 50,000 1 लाख सरकार दे रही थी। गांव वाले लाठी डंडा बल्लम भाला लेकर चढ़ बैठे, कहे कि हम गांव में नहीं रहने देंगे, जाकर कहीं और दुकान खोल ले। अब कहाँ है किसी को पता नहीं, सूचना के अधिकार के तहत भी नहीं मिले। मैं बता दूं क्यों, क्योंकि जान का उसका क्या है, खतरा। यानी कि इस प्रकार हमने ये बताया कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट है, दंड दे सकता है, लेकिन वह भी कानून से क्या है, बात है, जो कानून में दंड है उससे अधिक देने की क्षमता उसमें भी, ये जरूर याद रखें। इसका उत्तम उदाहरण कौन मिलता है, निर्भया। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय की स्थापना कैसे हुई, लास्ट में आकर अब हाई कोर्ट हल्का सा बता दिया जाए 2 लाइन। जो उच्चतम न्यायालय तो नया बन गया, जो पुराना स्थान था वहीं रह गया, स्थान भी बिल्डिंग भी। जजों को ऑप्शन दिया गया, या तो आप रिटायर हो जाइए, पेंशन पाइए, या सुप्रीम कोर्ट में काम करिए। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कानिया साहब थे, इसमें भी आगे बताएंगे हम, वो तो अलग बात है। इसके बाद हाई कोर्टों का क्या हुआ, ध्यान समझिए। जो उच्च न्यायालय अंग्रेज स्थापित करके चले गए, उनको बनाए रखा गया, समाप्त नहीं किया।
और आज भी वह उच्च न्यायालय बने हुए हैं और कुछ समय समय पर नए उच्च न्यायालयों की स्थापना संसद द्वारा की गई है, किया जाता है। यानी कि वे उच्च न्यायालय भी बने रहे और आज़ादी के बाद और कुछ उच्च न्यायालय भारत की संसद द्वारा कानून बनाकर बनाए। लास्ट क्वेश्चन ये आया, लास्ट क्वेश्चन बता दें कि जब हमारा संविधान बना था उस समय सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी? तो 1+7, इसका मतलब हुआ एक CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का मुख्य न्यायमूर्ति और 7 अन्य न्यायाधीश। सही है ना? 1+7। अब देखिए इसमें क्या बनता है, मुख्य न्यायाधीश रहित पूछे, रहित मैंने उनको छोड़कर, तो मूल संख्या कितनी थी? 7, और सहित पूछ ले तो जोड़कर 8। अब यही क्वेश्चन आता है कि आखिर जजों की संख्या इस समय तो भाई 34 हो गई है, तो ये पढ़ाई कैसे जाती है? बस एक लाइन याद रखिए, संविधान में संशोधन नहीं होता है, संसद विधि बनाकर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। तो कैसे बढ़ती है जजों की संख्या? पार्लियामेंट क्या बनाए? कानून। अब इसके लिए कल बताया जाएगा, कानून बना है। अब यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो एक आपका इतिहास था आज बताया है। कल आपका सुप्रीम कोर्ट अब शुरू हो जाएगा।